इय्याक नस्तईन। आई एम प्रोफेसर अदनान। आज हम बात करने जा रहे हैं विक्टोरियन एज के इंट्रोडक्शन के बारे में। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई थी, लेकिन उस पे मैं मतलब ये कि पूरा डिटेल से आपको नहीं बताया। उसकी वजह ये है कि वीडियो लंबी हो जाती है ना, तो फिर सुनने वालों के लिए मसाइल होते हैं। तो अब हम इस विक्टोरियन एज को जब डिस्कस करेंगे तो एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि इसमें मैं कुछ हिस्सा, कुछ टच रोमांटिक एज का भी दूंगा और मॉडर्न का भी दूंगा। तो इसे गौर से समझिएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक चीज़ कहना चाहता हूँ और कह रहा हूँ कि आप बाकी भी इंटरनेट से देखते हैं वीडियोस लेक्चर्स की, इंग्लिश लिटरेचर की, लेकिन आपको हट के लगेगा, कुछ ज़्यादा मिलेगा। और इंशाल्लाह जब मुझसे पढ़ लेंगे तो आपका क्रिटिकली जो डिस्कशन है वो भी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगी। तो देखें, विक्टोरियन एज का हमने आपको बताया कि जी विक्टोरियन एज के अंदर हुआ क्या कि विक्टोरियन एज के अंदर जो सोसाइटी है उसको डिस्कस किया गया। विक्टोरियन एज के अंदर इंडिविजुअल की बात नहीं थी, इमेजिनेशन की बात नहीं थी, ठीक है, नेचर की बात नहीं थी, और इसके अंदर ख़यालात की बात नहीं थी। मतलब ज़ातियात पे जो एक इंडिविजुअल बात करता है वो बात नहीं थी। इसमें होल सोसाइटी की बात थी, पूरे मुआशरे की बात थी जो इसके राइटर्स ने की। लेकिन रोमांटिक एज की जो बात करते हैं तो ये उसकी के रिएक्शन में एज आई। मतलब जब जो रोमांटिक एज में हो रहा था वो जो है ना इसमें नहीं था, ये उसके उल्ट था। आपको आसान के लिए कह रहा हूँ। रोमांटिक एज में मतलब ये कि नेचर के लिहाज से लिखा गया, इंडिविजुअल सब्जेक्टिव लिखा गया, ठीक है, पर्सन की बात की गई, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं था। तो लिहाजा इसके अंदर जो राइटर्स हैं वो दिखाते क्या है कि वो सोसाइटी की पिक्चर को दिखाते हैं। जो सोसाइटी होती है उसका आईना दिखाते हैं, सोसाइटी का अक्स दिखाते हैं कि इस एज के अंदर क्या था, ठीक है। अब अगर हम इस एज की बात करते हैं तो इसके अंदर आज इसको मतलब ये कि मुकम्मल तौर पे कंप्लीट डिस्कशन बेस की है। तो अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को भी देखेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि सोसाइटी को डिस्कस करना, ठीक है, इंडिविजुअल को ना दिखाना। एक तो इसका ये पहलू आता है कि एक राइटर पूरी सोसाइटी को लेके चल रहा है, एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा। और दूसरा कि ये जो चीज़ है ये ठीक है, अच्छी है कि अगर कोई राइटर किसी सोसाइटी को शो करता है, लेकिन अब इसके शो करने में जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो क्या थी, उसके लिहाज से भी हम बात करेंगे। अब देखिए, अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं कि सोसाइटी की पिक्चर वो दिखा रहा है, लेकिन सोसाइटी की जो पिक्चर है वो कहाँ कहाँ गलत थी विक्टोरियन एज के अंदर। विक्टोरियन एज के अंदर जो एलीट क्लास थी, ठीक है, जो अमीर लोग थे, आसान लफ्ज़ों में वो क्या थे, अमीर से अमीर हो रहे थे, और जो गरीब था वो गरीब से गरीब होता जा रहा था। मतलब वो इमरान खान साहब कहते हैं ना, दो नहीं एक पाकिस्तान। वहाँ पे दो पाकिस्तान की जैसे हम नारा लगाते हैं, वहाँ पे दो इंग्लैंड थे, एक अमीरों का इंग्लैंड था और एक गरीबों का इंग्लैंड था। अब जो अमीरों का इंग्लैंड था वो अमीर से अमीर होते जा रहे थे, जो गरीब लोग थे वो पिसते जा रहे थे। और उनको जो एलीट क्लास है वो कहते क्या थे कि बाहर जो कॉलोनीज हमने बनाई हैं, जहाँ से पैसा आ रहा है, जहाँ से इंडस्ट्रीज बन रही हैं, वो होगा क्या कि जब पैसा बहुत ज़्यादा आएगा तो गरीबों आप अमीर हो जाओगे। लेकिन ये उनके साथ झूठ बोल रहे थे, उन्हें गलबियाँ नहीं कर रहे थे। तो लिहाजा जो है ना, इस चीज़ को अगर हम देखते हैं कि गरीबों का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो इस एज के अंदर दिखाया गया है, ठीक है। सोसाइटी को राइटर से दिखाता है, अच्छा करता है, लेकिन कहीं पे जो राइटर्स हैं वो भी थोड़ी सी, मैं उनकी कई जो राइटर्स हैं उनकी सोच के साथ, बल्कि मैक्सिमम के साथ इख्तलाफ करूँगा। वो जो इख्तलाफ है मैं बाद में करता हूँ, पहले मैं मतलब उनकी जो चीज़ें हैं उनको, जिनको हम समझते हैं पॉजिटिव है। मतलब एक राइटर अगर दिखा रहा है कि गरीबों की का एक्सप्लॉयटेशन है, गरीबों का इस्तेसाल है, अच्छी चीज़ है। अगर वो कह रहा है कि उस एज के अंदर अमीर अमीर तर होता जा रहा है, ये भी अच्छी चीज़ है, हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। उसके अलावा
जो थे किंग थे, क्वीन थे, मतलब क्वीन विक्टोरिया की ये एज है, ठीक है, वो 18 साल की थी तो जब वो महारानी बन गई। उससे पहले जो चार्ल्स 3 थे, 4 थे, फिर विलियम 4 थे, वो हुकूमत कर रहे थे। तो लिहाजा ये कि उसके बाद ये 18 साल की एज के अंदर क्वीन विक्टोरिया जो है ये इंग्लैंड की रानी बनी, और इसका अप्रॉक्सीमेटली जो टाइम पीरियड है वो मेरे ख़याल के मुताबिक 60+ ईयर्स चलता है जो इसकी हुकूमत थी। तो अब देखें कि ये चीज़ें हमारे सामने आ गई, और जो इसके अंदर नेगेटिव चीज़ थी वो ये थी कि चर्च भी बिके हुए थे। मजहबी पंडित जो होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मतलब इस्लाम के अंदर कि यार ये मौलवी है, ये आलिम है, ठीक है, ये हमारे दीन को लेके चलते हैं और हमें दीन की तबलीग करते हैं, ये हमें अच्छा कहते हैं, अच्छा सबक देते हैं। लेकिन अगर वो मौलवी और आलिम भी बिक जाए और वो भी ख़रीदा जाना लगे तो फिर उस सोसाइटी का हाल क्या होगा। तो लिहाजा जो चर्च था ना, जो चर्च के अंदर रहने वाले लोग थे, जो मतलब प्रीस्ट थे, वो भी जो थे वो बिके हुए थे। और आपका जो चर्च है वहाँ से लोगों को कुछ मिलता नहीं था, सिर्फ चूरन दिया जाता था, चूरन दिया जाता था। अब जो चूरन है वो कैसे कि मतलब अगर कोई गरीब बंदा है, वो एक इसका मतलब मैं किसी राइटर को या पोएट को डिस्कस तो नहीं कर रहा, लेकिन आप एक छोटी सी बात बताता हूँ। तो मतलब होता क्या था कि अगर कोई आया ना उसके अंदर चर्च के अंदर या मतलब किसी प्रीस्ट के पास कि हमारी हेल्प कर दें, तो वो भी आगे से ऐसे पढ़ते थे जैसे कि मियाँ हॉस्पिटल लाहौर के अंदर जो होती नहीं है, वो दरवाजे पे खड़े होने वाले जो पहरेदार होते हैं, वो उनसे कहीं ना कि हमने मरीज़ से मिलना है, तो उनको अगर 10 या 20 रुपये ना दें तो वो मतलब बड़ा मिसबिहेव करके बोलते हैं। मैं बड़ी एग्जैक्ट सी आपको मिसाल दे रहा हूँ। वो चर्च का और प्रीस्ट का भी जो मजहबी पंडित थे, अगर वहाँ से भी कुछ नहीं मिलेगा सिवाय तसलियों के और सिवाय झूठी बातों के और लोगों को अपने साथ अटैच करने के, अपने मफादात के लिए, और वो भी पैसा बनाने पे अगर लगे हुए हैं, तो फिर उस सोसाइटी का हाल और उस मुआशरे का हाल क्या होगा। अब बात करते हैं कि जो मैंने कहा था कि मैं क्रिटिसिज्म उस दौर के विक्टोरियन एज के राइटर्स में भी करूँगा, तो उन पर जो क्रिटिसिज्म है वो भी बनता है। भाई देखें, उसके अंदर वो ये तो दिखाते हैं कि गरीब बंदे के साथ बुरा हो रहा है, अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, इंग्लैंड कॉलोनीज़ बना रहा है, और कॉलोनीज़ बनाने वाला जो मामला है, जो अपने आप को सिविलाइज्ड कहते हैं, तो इनकी सिविलाइजेशन का भांडा भी फोड़ देता हूँ कि ये कहना कि हम बड़े सिविलाइज्ड हैं और कॉलोनी बना लेना, ये कहाँ का असूल है। तो ये फिर इजाज़त दें ना कि इनको भी, इंग्लैंड को भी कॉलोनी बनाया जाए, फ़कत इस बेस पे कि ये कॉलोनी बनाते थे कि यहाँ के लोग जाहिल हैं और हम इनको एजुकेशन देंगे। और अगर ये बात थी तो फिर उनको एजुकेशन करें ना, उनको डिक्टेट करें, फिर उनको लूटते क्यों हैं। आपने जो वेपन बनाए उनकी बेस पे आपने इंडिया को लूटा, सब कॉन्टिनेंट पूरे को लूटा, उसके बाद आपने अफ्रीका को लूटा, इसमें क्या शक है। और जब आप लूटते हैं, अगर कोई मुज़ाहमत होती है तो आप लोगों को किल भी, मैसिव किलिंग भी करते हैं। तो आपकी सिविलाइजेशन ये है। एक्चुअली मुझे ये कहने में कोई को बात नहीं है कि इंग्लिश मैन इज़ ब्रूस्ड, ठीक है। जो इंग्लिश बंदे हैं, ठीक है, जो इंग्लिश, एक बंदे की मैंने बात की है कि एक जो सिंगल इंग्लिश मैन है वो भी दरिंदा है। आज भी उनका आप चल देख लें, वो किसकी हेल्प कर रहे हैं, वो हेल्प कर रहे हैं इसराइल की, और इसराइल को गुंडा उन्होंने बनाया हुआ है, और वो मजलूम ये इस बात से हट के मुसलमान है, या वो है तो इंसान ना, उनको भी कर रहे हैं। और ये फ़लस्तीन को पर जुल्म क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि वो फ़लस्तीन को कॉलोनी बनाना चाह रहे हैं। अब मुझे बताएं कि अगर उस दौर की कॉलोनी की बात करें तो कॉलोनी बनाना और कॉलोनी के मामलात को लेके चलना किसी कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट की या किसी कंट्री की, उसके अंदर भयानक पिक्चर कितनी है। और उससे भी भयानक पिक्चर ये कि लोगों को भी मारते हैं, सोना भी निकालते हैं, और जितने भी आपकी मतलब ऐसी चीज़ें जिन पे किसी कंट्री का इंसार होता है उसको उठाते हैं, अपने मुल्क में लेके जाते हैं, अपने मुल्क को अमीर करते हैं। और इन दरिंदों की आप यहाँ पे साइकी देखें, वहाँ पे भी अपने गरीबों को फैसिलिटेट नहीं करते, किसानों को कोई हेल्प नहीं देते,
جو ورکنگ کلاس ہے جو انڈسٹریز میں کام کر رہی ہے ان کی لوٹی ہوئی بنائی ہوئی انڈسٹری کے اندر، وہاں پہ کچھ بھی نہیں کرتے. ان مزدوروں کو، ان بچوں کو اور لیبر سے، وہ چھوٹے بچوں کو چلڈرن لیبر کروا رہے ہیں، جو عورتیں ہیں ان سے کام کروا رہے ہیں، اور عورتوں کو اتنا حق بھی نہیں دے رہے. انگلینڈ کے اندر جو بڑا سویلائز ہے وہ بات کرتا ہے مسلمانوں کی سویلائزیشن کی، تو انہوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کیا نہیں پڑھا، انہوں نے حضرت عمر کا دور نہیں پڑھا کہ اگر عورت کو اور بچوں کو اور منورٹیز کو اگر عزت دیتا ہے تو اسلام سے زیادہ کسی کو اوقات ہے کہ کوئی ان کو عزت دے جائے جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. تو لہٰذا ان کے جو حالات ہیں وہ یہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ انصاف تو اپنی کنٹری مین کے ساتھ بھی نہیں کرتے، یہ باہر انصاف کیا کریں گے جو انصاف کے ٹھیکیدار ہیں. تو لہٰذا یہ میں آپ کو وکٹورین ایج کی پکچر دے رہا ہوں. آپ بالکل وکٹورین ایج کو سمجھنے کے لیے فلسطین اور اسرائیل کی اگزامپل لے لیں. جس طرح انہوں نے اس وقت آج ظلم کر رہے ہیں اسی طرح انہوں نے انڈیا پہ جو ہے نا اور افریقہ پہ بھی ظلم کیا اور مال دولت لوٹی، اور لوٹنے کے بعد پھر جب یہ اپنے ملک میں گئے وہاں پہ بھی غریبوں کو کلاس الگ کر دی، اور امیروں کی جو بیوروکریسی تھی، جو ان کے مطلب یہ کہ امیر لوگ تھے جو حکومت میں تھے، انہوں نے فائدہ اٹھایا، باقی اپنے لوگوں کو بھی وہ کہتے ہیں پنجابی میں تن دینا، اس طرح انہوں نے کیا. اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ یہاں کے جو رائٹرز ہیں انہوں نے بھی ہائپروکریسی کہیں پہ کی ہے. وہ کرتے کیا ہیں، وہ یہ دکھاتے ہیں زیادہ وکٹورین ایج کے اندر. آگے ماڈرن ایج کے اندر تھوڑا سا جو لیٹ ماڈرن ایج کی اگر بات کریں تو اس کے اندر تھوڑا سا اسکیچ چینج ہوا، تصویر پکچر چینج ہوئی، کیونکہ تھامس ہارڈی جیسے اور چارلس ڈارون جیسے لوگ آئے، اور بھی اس میں کافی لوگ ہیں. مطلب میرا آج صرف اس کو کریٹیکلی ڈسکس کرنا مقصود ہے، مجھے اس بحث میں پوئٹس کے نام اور ان کی کام، ان کی بکس ڈسکس کرنا نہیں ہے. وہ میں انشاءاللہ 1 بائی 1 کر کے کروں گا تاکہ انف ٹائم ہو ایک بک کو ڈسکس کرنے کے لیے. تو لہٰذا یہ کہ ایسے لوگ آئے جو لیٹ ماڈرن ایج کے تھے، انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، مطلب یہ کرتے کیا ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ غریب ہے، اس کو وہ سفرنگ کرتا ہے، اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ جو ہے نا اینڈ اس کا اچھا کرا دیتے ہیں. حالانکہ وکٹورین ایج کے اندر ایسے تو نہیں ہو رہا تھا کہ ایک بندہ غریب ہے، پیدا غریب ہوا ہے، اور وہ کیا کر گیا، ایک ٹائم آیا کہ وہ امیر ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ ادھوری پکچر دے رہے تھے. آگے تھامس ہارڈی نے پھر بڑا ان کو تنا ہے، اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ یار آپ غلط کر رہے ہو. چارلس ڈارون نے بھی ان کو مطلب رگڑا لگایا. تو تھامس ہارڈی کہتا ہے کہ یار جو غریب ہے اس کی تو کنڈیشن بدلتی ہی نہیں ہے، اس کے حالات بدلتے ہی نہیں ہیں، اس کی سوچ بدلتی ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو امیر اتنا کھا جاتا ہے کہ اس کا انجام بھی جو ہے نا ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس کے پاس مقدر ہی نہیں ہے. ایکچولی جو پڑھانے والے ہیں نا وہ بھی تھوڑی سی نجائز تھامس ہارڈی کے ساتھ کرتے ہیں کہ اسے کہتے ہیں کہ اس کے کہنے کا مقصد ہے کہ نیچر اس کے ساتھ برا کرتی ہے. یار نیچر کو بھی وہ دکھاتا ہے، لیکن نیچر سے ہٹ کے اگر وہ کہتا ہے کہ ایک بندے کا اتصال ہو رہا ہے، ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ نیچر سے زیادہ وہاں کا کہ رہنے والے جو لوگ ہیں نا، جو بیوروکریسی ہے، جو امیر لوگ ہیں، وہ اس کی ایکسپلائٹیشن کے ذمہ دار ہیں، اس کی بری کنڈیشن کے ذمہ دار وہاں کے وہ لوگ ہیں جو وہاں کا امیر طبقہ ہے. لیکن ہم تھامس ہارڈی کو تھوڑا سا اور لحاظ سے پڑھائیں گے. میں انشاءاللہ تھامس ہارڈی کے بھی ایک لیکچر ڈیلیور کروں گا. تو لہٰذا بات یہ نا کہ آگے لیٹ جو ماڈرن ایج کے رائٹرز تھے انہوں نے یہ بتایا کہ یہاں وکٹورین ایج کا ایکچولی جو پکچر ہے اس کو اس طرح سے کھینچیں کہ یہاں پہ تو سب کچھ ہی برا ہے، یہاں پہ کوئی امید ہی نہیں ہے کہ غریب بندہ وہ مطلب اپنا فیوچر بنا سکتا ہے. جنہوں بہت سارے رائٹرز ہیں، زیادہ وکٹورین نے لکھا ہی رائٹرز نے یہ ہے کہ ایک بندہ آتا ہے وہ غریب ہوتا ہے، آگے جا کے وہ امیر ہو جاتا ہے، اس کا اینڈ ہیپی اینڈنگ پہ کرتے ہیں. اور یہ سخت میں اس کا مگر اس کا کرٹیسزم کروں گا اور میں کرٹیک ہوں اس چیز کا. تو انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو ہے وہ ماڈرن ایج پہ میں بناؤں گا کہ واٹ از اے ماڈرن ایج. شکریہ.